Let's Fight Cinema Story। क्या धर्मेंद्र ने अपने करियर में सैकड़ों रोल प्ले किए। गाड़ी बुला रही है कभी शोले के वीरू बने, कभी किसान बने, कभी पुलिस वाले, कभी डाकू। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी सबसे मुश्किल एक्टिंग किसी फिल्म में नहीं थी, वो असल जिंदगी में थी। क्योंकि कैमरा बंद होने के बाद उन्हें हर हफ्ते 2 अलग अलग घरों में जाना पड़ता था। 2 पत्नियां, 6 बच्चे, 2 परिवार। और सबसे बड़ी बात, इनमें से कोई भी परिवार पूरी तरह टूटा नहीं। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? याद करो नवंबर 2025 में जब धर्मेंद्र जी की अंतिम यात्रा निकली तो नजारा था जिसने सबको भावुक कर दिया। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर, उनके बेटे सनी और बॉबी, और साथ ही उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी, उनकी बेटी, सब साथ खड़े थे। एक अंतिम विदाई में दोनों परिवार मौजूद थे। ये सिर्फ एक दुखद पल नहीं था, ये उनकी पूरी जिंदगी की कहानी का आखिरी अध्याय था। एक ऐसी जिंदगी जो हमेशा 2 घरों, 2 फैमिलीज के बीच में बटी रही। आज बात करते हैं उस पूरी कहानी की, शुरुआत से लेकर आखिरी पल तक। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा। पहले चलते हैं वहां जहां से ये शुरू हुई थी, धर्मेंद्र के प्यार की कहानी से। क्योंकि लोग धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की कहानी सुनते हैं तो अक्सर वहीं से शुरुआत करते हैं जहां प्यार हुआ था। मुझे लगता है कि असली कहानी उससे पहले शुरू हुई थी। क्योंकि जब हेमा मालिनी उनकी जिंदगी में आई तब धर्मेंद्र अकेले नहीं थे, उनका एक परिवार पहले से था। 1954 में सिर्फ 19 साल की उम्र में उनकी शादी प्रकाश कौर से हुई। ये कोई फिल्मी शादी नहीं थी, न कैमरे थे, न मैगजीन कवर था। ये पंजाब के एक साधारण से परिवार में हुई। धीरे धीरे 4 बच्चे हुए, बॉबी, सनी, विजेता, अजीता। फिर धर्मेंद्र का संघर्ष शुरू हुआ। मुंबई में ऑडिशन, छोटे रोल मिले, फिर धीरे धीरे धर्मेंद्र बॉलीवुड के सबसे बड़े हीरो बन गए। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब पूरी दुनिया धर्मेंद्र को ही-मैन बना रही थी, घर में वो सिर्फ एक पिता और पति थे। उनकी एक पूरी दुनिया पहले से बन चुकी थी। अगर कहानी यहीं रुक जाती तो शायद आज हम ये वीडियो बना ही नहीं रहे होते। फिर आया 1970 का दशक। फिल्म तुम हसीन में जवान की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र की मुलाकात होती है हेमा मालिनी से, जो उस दौर की सबसे बड़ी ड्रीम गर्ल मानी जाती थी। दोनों ने साथ में फिल्म करनी शुरू की। सीता गीता, शराफत, तुम हसीन में जवान, शोले, और जितना लोग उनकी केमिस्ट्री को पर्दे पर पसंद करने लगे, उतनी ही उनकी नजदीकियां असल जिंदगी में बढ़ने लगी। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। शोले जैसी फिल्म की शूटिंग के दौरान ये नजदीकियां और बढ़ती चली गई। लेकिन यार ये प्यार आसान नहीं था। हेमा मालिनी के पेरेंट्स इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। एक शादीशुदा आदमी, 4 बच्चों के बाप, उनकी बेटी के लिए यह रिश्ता किसी भी तरीके से सही नहीं लग रहा था। कहा जाता है कि उन्होंने हेमा से शादी करने का तय किया और कोशिश भी की। यहाँ तक कि एक्टर जितेंद्र से भी उनका रिश्ता जोड़ने की बात चली। लेकिन हेमा का दिल साफ था पहले से ही, धर्मेंद्र की तरफ झुका हुआ, और उन्होंने वो रिश्ता भी ठुकरा दिया। दूसरी तरफ थी प्रकाश कौर। यार इस पूरी कहानी में उनका किरदार भी उतना ही अहम है। उन्होंने धर्मेंद्र को तलाक देने से साफ मना कर दिया। और दिलचस्प बात यह है कि आगे चलकर एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद इस पूरे मामले की बड़ी सहजता से बात की है। उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसका मतलब था कि कोई भी मर्द हेमा जैसी औरत को पसंद करता। यानी उन्होंने कभी गुस्सा या बदला नहीं दिखाया, बल्कि हालात को स्वीकार किया। और धर्मेंद्र 2 दुनियाओं के बीच खड़े रहे। यहीं तक तो हर कोई कहानी जानता है। वैसे शादी भी आसान नहीं थी, कानूनी अड़चन थी। हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक एक हिंदू आदमी की दूसरी शादी लीगल नहीं हो सकती थी जब तक पहली शादी खत्म ना हो। और क्योंकि प्रकाश कौर ने तलाक देने से मना कर दिया था, तो धर्मेंद्र के सामने एक अजीब सी दुविधा खड़ी हो गई थी। न वो हेमा को छोड़ सकते थे, न अपनी पहली फैमिली को। रिपोर्ट्स और हेमा मालिनी की बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल के मुताबिक इसका हल निकाला गया धर्म बदलकर। 2 मई 1979 को खार के एक मस्जिद में कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने इस्लाम को अपनाया और अपना नाम रखा दिलावर खान। हेमा ने भी नाम रखा आयशा बी। इसने कहा कि गवाह थे एक प्रोड्यूसर और एक सिनेमेटोग्राफर। फिर 1980 में दोनों ने एक ट्रेडिशनल तरीके से सेरेमनी की शादी की, यानी 2 अलग अलग तरीकों से 2 बार शादी हुई। हालांकि इस पूरी कहानी को धर्मेंद्र ने हमेशा नकारा है। 2004 में आउटलुक मैगजीन को दिए एक साफ इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूं जो शादी के लिए अपना धर्म बदल लूंगा। और हेमा मालिनी ने भी हमेशा इसी पर
यही कहा कि ये हम दोनों की पर्सनल बात है, हम इस पर कोई बात नहीं करना चाहते। लेकिन 2004 में धर्मेंद्र बीकानेर से जब बीजेपी के टिकट पर लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे थे तो ये मुद्दा सुर्खियों में आ गया, क्योंकि उनके इलेक्शन एफिडेविट में सिर्फ प्रकाश कौर का नाम था, हेमा का जिक्र नहीं था। कांग्रेस नेताओं ने कोर्ट में कथित तौर पर निकाहनामा भी पेश किया और आरोप भी लगाया, हालांकि उस दस्तावेज की कभी सच्चाई पूरी तरीके से वेरीफाइड नहीं हो पाई। लेकिन मुझे हमेशा से लगता है असली सवाल ये नहीं है कि उन्होंने दूसरी शादी क्यों की, असली सवाल तो उसके बाद शुरू होता है, क्योंकि शादी तो एक दिन में हो जाती है लेकिन उसके बाद की जिंदगी सालों तक चलती है। और मुझे हमेशा से यही सवाल परेशान करता है, आखिर धर्मेंद्र ने किया क्या? क्या उन्होंने अपना पहला घर छोड़ दिया? नहीं। क्या उन्होंने दूसरा घर छुपाया? नहीं। यानी दोनों घर थे, दोनों को सब पता था और दोनों घरों में उनकी जरूरत भी थी। जरा सोचो उनका एक हफ्ता कैसा होता होगा। एक तरफ जूहू का घर जहाँ प्रकाश कौर थे, सनी थे, बॉबी थे, और दूसरी तरफ चेंबूर का घर जहाँ हेमा मालिनी थी, ईशा थी, अहाना थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद ईशा देवल ने अपने बचपन के बारे में एक दिलचस्प बात कही कि उनके पास 2 रसोई थी, 2 अलमारियां थी, 2 अलग अलग तरीके के रूल्स थे। यार हमारे लिए तो 2 दोस्तों के बीच में समय निकालना मुश्किल हो जाता है, ये आदमी 2 परिवारों के बीच अपनी पूरी जिंदगी बांट रहा था। और सबसे हैरानी की बात, दोनों घरों में कभी कोई छुपा हुआ नहीं रहा, सबको दूसरे घर के बारे में पता था। और यही से मुझे लगता है कि कहानी प्यार की नहीं रही, ये जिम्मेदारी की कहानी बन गई। लेकिन यार पति पत्नी किसी फैसले को समझ भी लें, लेकिन बच्चे तो दुनिया को बिल्कुल अलग नजर से देखते हैं। जरा एक पल के लिए सोचो, उनको धर्मेंद्र पाजी ने कैसे संभाला होगा। सोचो आप सनी देओल होते और उनको पता चलता कि उनके पिता का एक और घर है तो कैसा लगता। फिर दूसरी तरफ सोचो ईशा देओल होती और उन्हें पता चलता कि उनके पापा हैं वो कहीं और भी, उनका एक पूरा घर परिवार है, बच्चे हैं, और वो शायद रात को सोचते होंगे कि पापा कब आएंगे। और यार इसीलिए मुझे ईशा देओल की एक बात हमेशा से बहुत बढ़िया लगती है, उन्होंने अपने बचपन को किसी शिकायत की तरीके से नहीं देखा, उन्होंने उसे 2 अलग दुनिया के तरीके से याद किया। उन्होंने कहा है कि उनके बचपन में 2 घर 2 रसोई थे, 2 तरह के नियम थे। मम्मा के घर में अनुशासन अलग थे, घर में नॉनवेज खाना अलाउड नहीं था, लेकिन पापा के घर में सफ़ेद मक्खन और पराठे मिलते थे। उन्होंने कहा कि दोनों दुनिया बहुत अच्छी थी। सोचो कितना अजीब है, जिस चीज़ को घर के बाहर दुनिया 2 परिवार कह रही थी, एक बच्ची उसे 2 घर कहकर पुकार रही थी। और शायद यही फ़र्क है, बाहर के बड़ों के लिए विवाद था, लेकिन घर के बच्चों के लिए एक सामान्य जिंदगी थी जिसको धर्मेंद्र ने खुद बनाया था। दोनों बेटियां प्रकाश कौर को मम्मी जी बुलाती थी, अपनी असली माँ हेमा को भी मम्मा बुलाती थी। ये सिर्फ 2 शब्दों का फर्क नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे पूरे परिवार ने, चाहे कितनी भी उलझन रही, कोई भी सिचुएशन हो, एक तरीके का सम्मान और स्ट्रक्चर बना लिया था। और दिलचस्प बात यह भी है कि जब भी बेटियों की शादी हुई, वेडिंग कार्ड पर सिर्फ इतना लिखा गया, डॉटर्स ऑफ श्री धर्मेंद्र देओल और श्रीमती हेमा मालिनी, ना कि दिलावर परिवार। धर्मेंद्र ने अपनी पहली फैमिली को सिर्फ भावनात्मक रूप से ही नहीं बल्कि करियर के मामले में भी पूरा साथ दिया। उन्होंने खुद की प्रोडक्शन कंपनी से सनी को 1983 में बेताब से लॉन्च किया, जो कि एक बड़ी हिट साबित हुई, और सालों बाद 1985 में उसी कंपनी से बरसात के थ्रू बॉबी देओल को भी लॉन्च किया। तो सोचो, एक तरफ धर्मेंद्र अपनी दूसरी फैमिली के साथ मुंबई के दूसरे घर में रहते थे और अपने सारे के सारे फर्ज भी पूरे करते थे। यार ये मुझे एहसास कराता है कि उन्होंने अपना समय बराबर बांटने की कोशिश जरूर की, लेकिन क्या कभी समय बराबर बट सकता है? और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा दर्द भी है। धर्मेंद्र का सबसे बड़ा रोल जिम्मेदारियां बन गई। तो ये सिर्फ दूसरी शादी की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने जिंदगी भर 2 घरों के बीच में खुद को बांट दिया, कभी पूरे तरीके से एक तरफ खड़ा नहीं हुआ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरी कहानी में सबसे मुश्किल जिंदगी किसने जी, तो शायद ज्यादातर लोग धर्मेंद्र कहेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल कैरेक्टर दोनों महिलाओं ने निभाया है। एक तरफ प्रकाश कौर, जिन्होंने तलाक नहीं दिया लेकिन सार्वजनिक लड़ाई भी नहीं लड़ी, उन्होंने कभी कैमरा के सामने बैठकर अपने पति को बदनाम करने की कोशिश नहीं की। दूसरी तरफ हेमा मालिनी, जिन्हें पता था वो एक ऐसे रिश्ते में है जहां उन्हें अपना पूरा पति कभी नहीं मिलेगा। यार दोनों महिलाओं ने बिल्कुल अलग रास्ते चुने, लेकिन एक बात दोनों में एक जैसी थी, दोनों ने अपने बच्चों को अपने दर्द की कीमत नहीं चुकाने दी। और शायद इसी वजह से अगली पीढ़ी धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गई। सारे के सारे भाई बहन सारे फैमिली फंक्शंस में एक साथ दिखते हैं। आखिरी मोमेंट जो सब कुछ बदल देता है,
नवंबर 2025 को 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र जी का निधन हो जाता है और उनकी अंतिम यात्रा, जैसा मैंने शुरुआत में बताया, दोनों फैमिली साथ में खड़ी थी। जिंदगी भर जिस आदमी को दोनों घरों के बीच में अपनी उपस्थिति को बांटना पड़ा, उसकी अंतिम विदाई आखिरकार दोनों ने साथ में की। और शायद यही सबसे बड़ी सच्चाई है धर्मेंद्र के जीवन की। मैं तुम्हें अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।